वी स्टार्टेड विद अ स्कूल बैक इन 1999। एजुकेशन जो है ये कोई बिजनेस जैसा नहीं फील होना चाहिए। तो मेजर क्या प्रॉब्लम्स यूथ आजकल फेस कर रहा है और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्रोफेशनल एजुकेशन के कॉलेजेस की हमारे देश में अपनी ज़रूरत नहीं है, और अगर उस स्किल सेट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो वो आपको ईजिली मूर्ख बना के चले जाएंगे। आपको क्या लगता है अगले 10 साल में हमारे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगी? मेरे को लगता है 2037 तक हमारी 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। जिस दिन आप सोचने लगते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, उस दिन ईश्वर आपका हाथ छोड़ देते हैं। आज इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस एंड यंगेस्ट कंट्री है एंड द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस विद ऑल द होप्स एंड एम्बिशंस टू ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। आज प्राउडली हम ये कह सकते हैं दैट वी आर अमंग द टॉप 5 इकोनॉमिक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पर मैं आपसे हमेशा ये बात करता हूँ कि क्या हमारा यूथ सही डायरेक्शन में जा रहा है सो दैट दे कैन फुलफिल द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट डेकेड। आज के हमारे इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूथ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टू डील विद दोज डे टू डे challenges of careers and personal life with our special guest who is a successful entrepreneur, Chief Executive Officer of Mansarovar Group and Pro-Chancellor of Mansarovar Global University, Bhopal. So let's discuss about the education and कौन-कौन सी skills की ज़रूरत है आज के youth को so that we become the world leader. With our today's guest, Mr. Gaurav Tiwari ji, only on The Rich, powered by iDigitalpreneur. गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। वेलकम टू द रिच। थैंक यू सो मच आशुतोष। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। दिल्ली कैसा अब लगा यहाँ आ आपको? गया हूँ तो और अच्छा हूँ। बिल्कुल। दिल्ली बड़ा पोल्यूटेड लग रहा है। पोल्यूटेड भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, बट पर कंटेंट जबरदस्त निकलेगा, ये आई एम डैम श्योर। होपफुली आज के इस अभी हमारी बात ही हो रही थी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले, तो ही सेड कि आज के पॉडकास्ट में तीनों चीजें दिखने वाली है। ठंड भी दिखेगी, दिल्ली का पोल्यूटेड AQI भी दिखेगा, AQI भी दिखेगा और हम भी दिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, मतलब क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आपने कितना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, कितने सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करी हैं, बट आई वुड लाइक माई ऑडियंस टू नो अबाउट यू कि थोड़ा सा किस तरीके से आपने शुरुआत करी थी, बिल्कुल बिगिनिंग कैसे थी गौरव तिवारी जी की? मैं तो सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, तो जो खड़ा किया है व्यापार वो मेरे पिताजी ने किया है। और व्यापार नहीं है, वी आर इनटू एन एजुकेशनल इकोसिस्टम, हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं। तो 1999 में पिताजी को लगा कि देयर इज़ अ वैक्यूम, कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन तक एजुकेशन तो पहुंच रही है पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ख़राब है। तो उनका मोटिव था कि हम समाज के हर वर्ग तक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा पहुँचाएँ। And that is when Mansarovar came in. We started with a school back in 1999. Then we started a small hospital. फिर स्कूल में टीचर नहीं मिलते थे, अस्पताल में नर्सें नहीं मिलती थी, तो टीचर्स एजुकेशन का एक कॉलेज खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला। अच्छा, मतलब सिखाया भी खुद ही? सिखाया भी खुद ही। चलो मिल नहीं रहे तो पहले सिखाएंगे और उसके बाद फिर आगे। अरे इनफैक्ट जब 1999 में खोला था, जो लोग भोपाल से होंगे वो जानते होंगे, कोलार रोड पे मानसरोवर स्कूल है जी। अब बिल्कुल मेन रोड पे आ गया है। भोपाल की मेट्रो जो प्लान हो रही है वहाँ पे मानसरोवर स्कूल नाम का स्टेशन भी है। नाइस। पर व्हेन वी स्टार्टेड वो जंगल था, इट वाज आउटस्कर्ट्स। शाम को 7 बजे के बाद वहाँ एक स्वर्ण जयंती पार्क है, उसको क्रॉस करने की भी आप नहीं सोच सकते थे। और क्यों? मतलब वहाँ पे जंगली जानवर है, वहाँ तेंदुए हैं। अभी भी भोपाल एक लौता ऐसा अर्बन जंगल है जहाँ पे 22 टाइगर्स हैं इन द पेरीफेरी ऑफ भोपाल। अर्बन टाइगर्स इन इंडिया आर ओनली फाउंड इन भोपाल। अर्बन लेपर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन भोपाल। तो ये हमारा जनरल वहाँ, मतलब हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है ना, जैसे आगरा के लिए ताजमहल बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे हमारे लिए शेर और तेंदुए ऐसे हैं कि दिखते रहते हैं। रोड पे भी दिखते हैं और ऑफिस में भी होते हैं तेंदुए। ऑफिस में तो सब होते हैं, गिरगिट होते हैं, हर तरह के जानवर पाए जाते हैं। सही कह रहे हो आप, विभिन्न प्रजाति के। तो उस कैंपस में तेंदुए घूमते थे। रात को जो गार्ड वहाँ पे सोता था, कई बार रात को चिल्लाते हुए उसका फ़ोन आता था कि भूत ने पकड़ लिया। तो इट वॉज सो बैड। भूत नहीं था वहाँ पे, अभी भी नहीं है, बट इतना सुनसान और इतना आउटस्कर्ट्स में था वो। नाउ इट्स बिकम राइट इनसाइड द सिटी, बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ गया है। कोलार रोड अब एक 6 लेन रोड हो रहा है एंड इट्स गोइंग टू बिकम अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द सिटी। तो दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। फिर डेंटल चालू किया, फिर आयुर्वेद चालू किया। आयुर्वेद के अब 3 कॉलेजेस चला रहे हैं। इवेंचुअली 2018 में हमने विश्वविद्यालय चालू किया। अब हम एक और बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। आने वाले समय में अगले पॉडकास्ट में आपको वो प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे।
I'm so curious. तो अभी इन टोटल कितने सारे प्रोजेक्ट्स आप रन कर रहे हो? इन टोटल क्या क्या है अभी? इन टोटल मानसरोवर में इंक्लूडिंग मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड मानसरोवर ग्रुप, जिसके सारे इंस्टीट्यूशंस आर अफिलिएटेड टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जी हम 150 से ज़्यादा कोर्सेज चला रहे हैं और मोर देन 15,000 एनरोल्ड स्टूडेंट्स वी हैव करेंटली। 15,000 15,000 से ज़्यादा एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, 1200-1300 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं। क्या एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा, मतलब मज़ा किस चीज़ में आता है आपको जब आप ऑफिस जाते हो और इतने सारे बच्चों के बीच में भी होते होगे आप? तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं? जब लोगों को खुश देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एजुकेशन जो है ये कोई बिजनेस जैसा नहीं फील होना चाहिए। ये बड़ा एक सामाजिक स्तर का काम है। हाँ इट हैज़ टू बी समथिंग वेयर यू गो एंड यू शुड फील सेटिस्फाइड कि मैंने समाज को कुछ दिया है, देश को कुछ दिया है। बोला जाता है ना कि जो कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत जो आगे 20 साल बाद होगा वो स्टूडेंट्स के दम पे ही होगा, मतलब जो आज पढ़ रहे हैं वही फ्यूचर है। अभी भी 5 स्टेट्स में चुनाव हुए, जी 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। 60 लाख ऐसे लोग थे जो कि पहली बार वोट दे रहे थे। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ द यंग पीपल, और आई एम श्योर द यंग टीम इज डूइंग रियली वेल फॉर इंडिया। The responsibility of the young generation is on the shoulders of the educators. So you are doing really good. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इतने बड़ी यूनिवर्सिटी के आप चांसलर हो, तो ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? हम लोगों का जो फोकस रहता है वो हेल्थ केयर पे रहता है, जी और इन द पास्ट 7-8 ईयर्स, स्पेशली कोविड के समय में हमको नोटिस हुआ कि लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, भारत के भी ज़्यादा। पहले तो ये होता था कि आपकी तबीयत ख़राब होती थी, आप अपने क्लोजेस्ट क्लिनिक में जाते थे और क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को दिखाते थे, वो आपको दवाइयाँ देता था, आप आ जाते थे। कोई बहुत बड़ी समस्या होती तो अस्पताल चले जाते थे। पर अब आदमी हेल्दी रहना चाहता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है, और ये कोविड के बाद जा रहा है कि भाई बीमार वेलनेस बाद की में तरफ पड़े। जा रहा है। तो आयुर्वेद का हम कोर्स अपने यहाँ चलाते हैं। 3 कॉलेजेस हैं, पर कॉलेज 100 का इंटेक है, करीब 300 बच्चे हर साल एनरोल होते हैं आयुर्वेदा में, मानसरोवर के अलग अलग कॉलेजेस में। तो आयुर्वेदा जब हमने चालू किया था, इट यूज टू बी एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब आप मॉडर्न के साथ अगर आप एक और स्टेबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लेना चाहते हो तो आप आयुर्वेदा को भी चूज़ कर सकते हो। कोई छोटी मोटी आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, आपको साइटिका है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल के इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है, बीपी के इश्यूज़ हैं, तो इसके मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद को एज एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज़ किया जाता था। बट द लास्ट 5 years एंड स्पेशली आफ्टर कोविड, आयुर्वेदा हैज़ बिकम द प्राइमरी सिस्टम फॉर वेलनेस इन द वर्ल्ड, not just India. I'm talking about the world. And why has this happened? Because the attitude of government has changed. In 2014, when the government had, the new BJP government had come, Congress नहीं गई थी, उस समय Ayurveda used to be a department in the Ministry of Health with a national budget of only 300 crore rupees. Okay. For us 300 crore rupees should be too much, पर देश के बजट के हिसाब से 300 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, चिल्लर है, चिल्लर भी नहीं है। अब पिछले 9 सालों में ये हुआ कि आयुष मंत्रालय बन गया, वहाँ पे प्रॉपर मिनिस्टर आ गए, प्रॉपर हायरार्की हो गई, और अब आयुष का बजट, आयुष मतलब जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम्स हैं वो सब इसमें आते हैं, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसका बजट 3,500 करोड़ रुपए हो गया है, विच इज़ कमेंडेबल, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, बट फॉर द वर्ल्ड। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया का पहला ऑल्टरनेट मेडिसिन सेंटर जामनगर में, गुजरात में खोला, जिसका 2 साल पहले इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया। मुझे जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने 2 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त मिश्रण किया है, जो मतलब ट्रेंड है पूरी दुनिया के अंदर कि एक तो एजुकेशन एवरग्रीन इंडस्ट्री है ना, मतलब बिजनेस के टर्म्स में अगर बात करें तो ये कभी बंद नहीं होने वाली, और ये एक तरीके से सोशल भी है, मतलब सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आपके लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। दूसरा हेल्थ इंडस्ट्री, हेल्थ इज़ ऑल्सो एवरग्रीन विच विल नेवर, मतलब कभी भी ड्रेन नहीं होगी, कभी भी नीचे नहीं आ सकती। हेल्थ सेक्टर के अंदर अब आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा है हमारे भारत में सारी बीमारियां, जैसे 20 साल पहले, अगर ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है थोड़ा, 20 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ठीक है, और आज के टाइम पे ये हर दूसरे, अगर मेट्रो में भी चलते चलते कोई पूछे ना कि एक बंदा बोले कि डायबिटीज़ है, दूसरा बोलेगा अरे मुझे भी है, कौन सी बड़ी बात हो गई।
आम हुई है, कि नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो ऐसा क्या शिफ्ट आया हमारे पूरे विश्व के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, कि बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ी है? जो नाम भी नहीं सुने थे वो बीमारियां हो गई है आजकल लोगों को। देखिए दिल्ली में हम बैठे हैं, अभी क्या हो रहा है, जो AQI वो 400 के ऊपर चला गया है। आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जैसे ही आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ऑटोमेटिकली दूसरी समस्याएं भी आ जाती हैं। स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। जब लोग बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, और भी खाने पीने के तरीके हमारे बदल गए हैं। जो हमारा नेटिव एलिमेंट था वो हमने काफ़ी कम कर दिया है। पहले गांव में जो लाइफस्टाइल होती थी, सुबह 2 रोटी और प्याज खा के जाते थे, खेत में जाके दिन भर हल चलाते थे, मेहनत करते थे, शाम को आके 12 रोटी खाते थे, बिल्कुल सही। वो भी पचाते थे। कहते थे गांव में कि पत्थर भी खा लेंगे तो पचा लेंगे। बट हम लोग अब ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल, हम दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर किसी काम में लगे रहते हैं, दिन भर ट्रैवल करते हैं। उनकी सब्जी में सब्जी भी थी, हमारी सब्जी में पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा है। है। Things have changed. And this is not just in India, this is everywhere. Lifestyle related disorders have increased across the world because we are moving away from our natural habitat. हमने अपने हैबिटेट को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए उसमें इतनी आर्टिफिशियलिटी ला दी है, इतना ज़्यादा उसको कॉस्मेटिक कर दिया है कि हम लोग अब जो ओरिजिनलिटी उससे बहुत दूर आ गए हैं। जो जंगल था, जो पेड़ पौधे थे, जो केव्स थे, अब वो टूरिज़्म की चीज़ हो गए हैं। अब आपको अगर जंगल देखना है, पेड़ पौधे देखने हैं, तो आप टूरिज्म के लिए निकलते हैं, साल में 1 बार 2 बार तो आप देखते हैं। तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अ बिग इशू। एनीवे लाइक एक कोई तरीका जिससे हम वापस पीछे जा पाए, मतलब कुछ भी ऐसा जो अडॉप्ट कर ले, चाहे वो फूड के अंदर हो, चाहे वो आयुर्वेदा के अंदर हो, या कुछ भी ऐसा जिससे हम वापस से थोड़ा सा बच पाए, क्योंकि ये तो चीज़ें तो वर्स्ट ही रिवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। हमने अभी जो इंफ्रा क्रिएट किया है, जो देश बनाए, जो दुनिया बनाई है इंसानों ने, आप अगर ये कहो किसी को कि यार तुम घर छोड़ के जंगल में बस जाओ, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं है। ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन बी कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ, एंड आयुर्वेदा हेल्प्स इन अ बिग वे, क्योंकि दे कैन रिकमेंड यू मेडिसिन्स एंड काढ़ाज एंड अदर स्टफ विच यू कैन टेक ऑन अ डेली बेसिस। तो आपके शरीर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कम से कम वो रेगुलरली पूरी होती रहेगी। और व्हेन यू टॉक अबाउट द आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, तो वहाँ पे भी कुछ 2 4 6 ऐसे अच्छे ब्रांड हैं, जेन्युइन ब्रांड्स हैं, जो कि अच्छी दवाई बना रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी की हर्ब्स मिल जाएंगी, एंड यू कैन रिलाई ऑन देम। तो मतलब मैं वो वाले जो हर्ब्स हैं, वो अगर मैं बीमार नहीं भी हूँ और मैं प्रिकॉशंस लेना चाहता हूँ, बिल्कुल, ठंड आ गई है, च्यवनप्राश खाइए, दिन में सुबह सुबह खाइए। हम आपको भेजते हैं, हम बनाते हैं अपने आयुर्वेदिक कॉलेज में, अपनी रसशाला में। एकादशी के दिन के बाद वी हैव अबाउट 100 ट्रीज इनसाइड द कॉलेज, जिसमें से करीब 1000 किलो के आसपास आंवला निकलता है, मतलब 1 टन के आसपास आंवला निकलता है। तो उससे हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स सब मिल के, इट्स लाइक अ फेस्टिवल फॉर अस। हम लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, पैक करते हैं, एंड वी डिस्ट्रीब्यूट इट टू अवर लव्ड वंस, टू द फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स, टू द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु वर्क एट मानसरोवर। अच्छा, आजकल आपने ये भी देखा होगा, जब से लोगों ने ये मूवीज़ वगैरह देखी है, द फाउंडर मूवी, और बाकी बिल गेट्स के बारे में पढ़ा है, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा है, तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड कि यार अगर ज़िंदगी में बड़ा करना है, स्टार्टअप कल्चर तो बहुत पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो लोगों को ये गलत फहमी कह लो, या वो समझते हैं कि ये फैक्ट है कि अगर हम ड्रॉप आउट कर लेंगे तो हम जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि देख लो ना जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट्स हैं। तो जब आपके पास कोई तो आता ही होगा कभी ना कभी कि सर मैं ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, हाउ डू यू हैंडल दिस? आप क्या बोलते हो, ड्रॉप आउट करना सही है आपके नज़रिए में या नहीं है? दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप इलाज करना चाहते हैं तो 5 साल का वो कोर्स मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अदरवाइज यू कांट रजिस्टर योर सेल्फ एज अ डॉक्टर। पर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंड इफ़ यू हैव अ ग्रेट आइडिया एंड यू थिंक कि यू आर वेस्टिंग टाइम और आपको वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वगैरह नहीं मिल पाएगा, एंड यू डोंट वांट टू परस्यू योर एजुकेशन बिकॉज ऑफ दिस, इफ़ योर रीजंस आर राइट एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डू समथिंग बिकॉज यू थिंक योर फॉर्च्यून लाइज इन समथिंग एल्स, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अगर आप ये कहो कि मैं तो साहब मैं पहले साल में पूरा डॉक्टरी सीख गया हूँ और कल से मैं क्लिनिक खोल रहा हूँ, तो ये नहीं किया जा सकता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना भैया कि आपने देखा होगा कि लोग मोटिवेशन बहुत जल्दी आ जाती है, और एक मोटिवेटेड बंदे में मोटिवेटेड स्टूपिड में फ़र्क बड़ा होता है। मतलब
हल्का सा ही फर्क होता है। अब उसने 4-5 वीडियोस देख ली, देखा कि यार मैं डॉक्टर क्यों बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर्स को हायर कर लूंगा, ठीक है, और मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अब उसके हिसाब से उसके रीजंस बड़े सही है, बट वो अपनी लाइफ में कैसा फंसेगा, कहाँ कहाँ फंस सकता है, वो आप बेहतर समझ पाओगे क्योंकि यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस। किसी भी इंडस्ट्री को समझने में बहुत समय लगता है, हमको भी एजुकेशन को समझने में बहुत समय लगा। एक टीचर के लिए एक स्कूल खोलना आसान है क्योंकि वो एजुकेशन को समझता है। ट्रू। एक डॉक्टर के लिए अस्पताल खोलना आसान है क्योंकि वो हेल्थ केयर को समझता है। पर एक मेरे जैसे इंजीनियर के लिए जो कंप्यूटर साइंस को समझता है, हाँ। उसको अगर आप हॉस्पिटल खोलने को बोलोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है। आई कैन मेक अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आई कैन ब्रिंग इन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, पर इक्विपमेंट कौन से खरीदने ये भी मुझे नहीं पता। इसके लिए भी मुझे किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी जो मुझे आके बताएगा कि साहब ये फ्यूमिगेटर खरीदना है आपको, फ्यूमिगेशन होता है ओटी का, ये सीटी स्कैन की मशीन ऐसी होती है, इस कंपनी की खरीदनी है, एमआरआई की मशीन फलानी खरीदनी है, इतने टेस्ला की होनी चाहिए। तो पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन अ सर्टेन स्किल सेट, उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर उस स्किल सेट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो वो आपको ईजिली मूर्ख बना के चले जाएंगे। कई लोगों का पैशन होता है किसी चीज़ को करने का। अगर आपका पैशन होगा हेल्थ केयर का और आपको एक एक चीज़ पता होगी कि सीटी मशीन क्या होती है, किस किस तरह की आती है, उसका मार्केट कैसा है, एमआरआई मशीन क्या होती है, वो कितने तरह की आती है, उसका मार्केट कैसा है, एक हॉस्पिटल के ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, फ्रॉम ओपीडीज टू आईपीडीज टू ओटीज टू आईसीयूज टू एवरीथिंग, देन यू माइट बी एबल टू डू इट। तो इट्स अ केस स्टडी। आप देखिए, कोई भी दो सक्सेस स्टोरी भी एक जैसी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आज बोले कि मैं आशुतोष प्रतिहस ने जो किया हूबहू वो कॉपी कर लूँगा और मैं भी आशुतोष प्रतिहस बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि समय बदल रहा है, सारे कॉन्स्टेंट्स बदल रहे हैं और है ना, सब कुछ हाँ, dynamic एवरीथिंग है। इज डायनामिक। तो आपने जो आज से 5 साल पहले किया होगा वो टू same बिकम चीज़ अगर कोई व्हाट कर यू भी ले आर तो नहीं टुडे, होगा। बिल्कुल सही है। वो अगर आज किसी बंदे ने किया भी तो अश्योरिटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ही। तो एवरीबडी इज देयर ओन पर्सन और उनको ये इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी चाहिए और ये विचार करना चाहिए जो आपने कहा ना कि कौन से फूल्स, मोटिवेटेड स्टूपिड्स या मोटिवेटेड फूल्स नहीं बनना है। वी हैव टू बी मोटिवेटेड एंड वी हैव टू बी रीजनेबल। राइट टाइम, राइट इंडस्ट्री और Exactly. राइट इंफॉर्मेशन या फिर मेंटोर अगर मिल जाए You तो should have कर सकते enough information, enough input, enough know-how about what you are going to do. ट्रू। क्योंकि to take the call of not getting educated or not pursuing a job further, that part is just the starting of your struggles. And after the end of all your struggles, if you are not successful, handling that failure itself needs a lot of soul out of, मतलब वो आपकी सोल को ड्रेन कर देता है। नाइस एंड बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल ऑन पॉइंट आपने ये सारी बातें बोली है। जब मैं आपके बारे में रिसर्च भी कर रहा था और फिर मैं आपसे मिला भी हूँ तो मुझे पता है ये बात कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड हो। पॉलिटिक्स में भी आपका उतना ही इंटरेस्ट है और स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। सो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, डिग इन करना चाहूँगा कि जैसे मैं भी काफ़ी इंक्लाइंड हूँ स्पिरिचुअली, और मैंने ये भी देखा है कि जितने भी लोग ज़िंदगी में मुकाम पे होते हैं ना, कुछ अच्छा बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे नतमस्तक होते हैं वो सुप्रीम पावर के आगे। बिल्कुल। मैंने आज तक किसी नास्तिक को बहुत ऊंचाई पे नहीं देखा है, आज तक, मतलब इतने एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा। तो आपके इष्ट देव, मतलब जिनसे आप बहुत एकदम क्लोज कनेक्शन समझते हैं? देखिए, एज लॉन्ग एज आई कम टू योर क्वेश्चन, पर एज लॉन्ग एज यू बिलीव कि आपके साथ जो हो रहा है या आपके जीवन जिस दिशा में जा रहा है या आपका जो प्लान है वो ईश्वर का प्लान है, तब तक वो ईश्वर का ही प्लान है एंड देयर इज़ नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। जिस दिन आप सोचने लगते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, उस दिन ईश्वर आपका हाथ छोड़ देते हैं। देन यू आर ऑल अलोन, यू आर ऑन योर सेल्फ। तो ऑब्वियसली आप उस मुकाम तक शायद नहीं पहुँच पाएंगे जिस मुकाम तक आप पहुँच सकते थे, क्योंकि यू आर हैविंग दैट पुश फ्रॉम द गॉड हिमसेल्फ। जब ऊपर वाले ने, ऑलमाइटी ने तुम्हारा उंगली पकड़ लिया, एग्जैक्टली, फिर तो क्या ही है। हाँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की ही मर्जी चलती है। हमारे यहाँ कहते हैं प्रभु इच्छा बलवान होती और प्रभु की सत्ता होती। तो
जब वो आपके साथ है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती है, देयर इज़ अ सुप्रीम पावर, आप नास्तिक हो, इट्स अ चॉइस, इसमें कोई बुराई नहीं। उसके बाद भी अगर आपके कर्म ठीक हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ोगे, क्योंकि गॉड कैन नॉट बी पार्शियल, ही विल नॉट बी पार्शियल, मुझे नहीं नो मानते मैटर तो मैं व्हाट। तुम्हारे को हाँ, नहीं दूंगा, ऐसा उनको नहीं है, कोई बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ता। सी वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर। आज बारिश हो सकती है तो उसका हम पे असर होगा, ठंड पड़ रही है तो उसका हम पे असर होगा, गर्मी पड़ रही है तो उसका हम पे असर होगा, पर नेचर इज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड ऑलमाइटी। वाओ। जिस पे प्रकृति निर्भर है, जिस पे पूरा ब्रह्मांड निर्भर है, उस व्यक्ति को आपके उसको मानने या ना मानने से कोई ईगो इशू हो, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। बेटा इगोइस्टिक हो सकता है, बाप नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली सही बात। एग्जैक्टली। वो एक कहानी थी ना, फोर्ड, आई थिंक फोर्ड की थी या फेरारी की थी, फोर्ड की थी, कि द ओनर ऑफ फोर्ड, द फाउंडर ऑफ फोर्ड, ही वाज सिटिंग इन अ होटल ओके। which was a very normal hotel, not a very posh hotel, very बहुत simple सा basic सा hotel था, and he was doing a press conference. ओके। Meanwhile, his son was also in town, and he was staying at one of the best hotels in town. ओके। तो मीडिया ने फोर्ड साहब से पूछा कि सर, आप फाउंडर हैं फोर्ड के और आप इतने आम से होटल में रुके हुए हैं, और आपका बेटा जो है वो शहर के सबसे बड़े होटल में रुका है, ऐसा क्यों? तो फोर्ड साहब ने बोला कि साहब, ऐसा है कि मैं किसान का बेटा हूँ और वो हेनरी फोर्ड का बेटा है। दैट इज़ व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो ऐसे ही है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसी प्रकृति इसी तरह से चलती है। बिल्कुल सही। तो आप क्लोजली किन से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो? जैसे मैं हर भगवान इंसान शिव, किसी को अरे वाह, भोलेनाथ से बड़ा क्लोजली कनेक्टेड फील करता हूँ। पिताजी ने मंदिर भी बनाया है, आपने शायद देखा भी है। हाँ। शिव परिवार का मंदिर है, नर्मदेश्वर की स्थापना करी हुई है, और दिन की शुरुआत ही उनके अभिषेक से होती है, और इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। Why so? I can't explain the why. I don't have a why for it. It just sort of programmed inside me कि मुझे सुबह जाना है और मुझे अभिषेक करना है, और अगर मैं ईश्वर का, शिव जी का अभिषेक नहीं करूँगा तो मेरा दिन, मुझे नहीं लगता, बहुत अच्छा जाएगा। तो देयर इज़ अ मेंटल वो चेकलिस्ट है कि दिन में ये चीज़ें तो मैंडेटरी करनी, तो वो करना ही करना है। तो अब इट हैज़ बिकम लाइक दैट। बाकी श्रद्धा और भाव जो हैं वो आपके मन में किसके लिए क्यों आते हैं, आप नहीं बता सकते। पर ईश्वर के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा आती है, देन यू आर डेफिनेटली डेस्टिन्ड टू डू वेरी गुड इन लाइफ। अच्छा, जब आपने कमान संभाली थी अपने पूरे, मतलब जितना भी आपने व्यापार, आज भी नहीं संभाली, अभी भी नहीं संभाली, मतलब फिर भी जब आपने एंट्री ली थी उस टाइम से जो भी स्केल किया आपने, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है? प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करते हो? मुझे लगता है देश में हमारे सबसे बड़ी समस्या है कंपटीशन की। ट्रू। कंपटीशन दो तरह के होते हैं, एक तो आप अच्छा कर रहे हो तो मैं आपसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा आप अच्छा कर रहे हो तो मैं आपकी एस्तेसी करने की कोशिश करूँगा, आपकी लाइन छोटी करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से भारत में, और स्पेशली जहाँ से मैं आता हूँ, भोपाल में, और जिस परिवेश में, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर में, वहाँ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कंपटीशन सा है। इसको छोटा करेंगे। हाँ, कि वो अच्छा कर रहा है तो हम उससे अच्छा नहीं कर भी सकते हैं, तो भी करना नहीं चाहते। आपकी कहानी करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि आपको कितना खींच लें, कितना आपको परेशान कर लें। पत्र लिखते हैं तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे, राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे, मतलब इवेंचुअली उनके यहाँ भी 50,000 पत्र इस तरह के गुमनाम पत्र आते होंगे जिसमें लोगों की बुराइयाँ होती होंगी। उनको कोई बहुत फ़र्क पड़ नहीं रहा इस चीज़ से, पर आपके पास जब इस तरह के पत्र आते हैं और 4 लोग बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पड़ता है। बिकॉज व्हेन समबडी इज ग्रोइंग, ही इज़ ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और जब ऐसा कुछ होता है तो यू जस्ट फील वेरी स्मॉल, यू जस्ट फील वेरी चीटेड, क्योंकि कंपटीशन शुड ऑलवेज बी वेरी हेल्थी। एंड आई थिंक कि हमारे देश में
जो व्यक्ति भी बिजनेस कर रहा है, स्पेशली आप जैसे यंग लोग जो अब नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी वैल्यूज़ और अपने वैल्यू सिस्टम और अपनी एथिक्स से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। करेक्ट। और अगर कंपटीशन भी करें तो हेल्दी करें, बेहतर बनने की कोशिश करें। किसी और को परेशान करने की, उसकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करेंगे तो ना आप बढ़ पाएंगे, वो तो ईश्वर ने लिखा होगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरे हिसाब से कंपटीशन तो सच में एक अच्छी चीज़ है ना, कि मतलब अगर एक ही इंसान उस इंडस्ट्री के अंदर है तो वो डोमिनेट करेगा, अपने हिसाब से प्राइसिंग रखेगा, अपने हिसाब से, मतलब एक तरीके से मोनार्की हो गई कि वो अपने हिसाब से ही चल रहा है। जहाँ जब तक किसी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन आया नहीं, तब तक सामने वाला ग्रो भी क्यों करेगा, बेहतर भी क्यों बनाएगा अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को। पर हमारा इंक्लिनेशन मोनार्की की तरफ ही रहता है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो यही चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ मेरा ही चले, इसमें मेरी मोनोपोली हो, मेरी बात चले, कोई और कंपटीशन आए नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमाऊँ। क्योंकि जैसे ही कंपटीशन आता है, जैसे भोपाल का मार्केट है, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो वहाँ मार्केट में उतने सेलर्स, रीसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। फॉर एग्जांपल लाइट्स, तो आप वहाँ पे लाइट्स खरीदने जाओगे, आपको ये लाइट खरीदनी है, इफ़ यू गो टू भोपाल मार्केट तो वहाँ पे आपको 3 आदमी मिलेंगे, आप दिल्ली आओगे 300 लोग मिलेंगे। रेट का डिफरेंस ज़मीन आसमान का है, क्योंकि वहाँ पे यू डोंट हैव एन ऑप्शन। वहाँ पे आपको उन्हीं 2-3 लोगों के पास जाना है, वही 2-3 लोग आपको बताएंगे लेना है लो, नहीं लेना मत लो। तो कंपटीशन इज़ ऑलवेज वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर, करेक्ट। बट एज लॉन्ग एज दैट कंपटीशन इज़ अ फेयर कंपटीशन। अगर 2 लोग हैं और दोनों लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं तो ना उन दोनों का फ़ायदा हो रहा है ना कंज्यूमर का फ़ायदा। कस्टमर का फ़ायदा हो। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कैसे करते हो आप? शांत रह के करता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया था, खुद से भी प्रॉमिस किया था और अपने पिता से भी प्रॉमिस किया था कि मैं कभी अपनी कलम किसी की शिकायत करने के लिए नहीं चलाऊँगा। आज दिनांक तक, आज 10 साल हो रहे हैं, मैंने किसी की शिकायत नहीं करी कहीं पे भी, और ना ही आने वाले समय में करूँगा। मेरे को लगता है कि इट्स बेटर टू बी डिफेंसिव, इट्स बेटर टू बी यू नो टू बी मोर मैच्योर अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि सामने वाला मूर्खता कर रहा है तो उसका जवाब मूर्खता से दिया जाए, ज़रूरी नहीं। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीजों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर, वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। अच्छा, वी ऑल नो कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ का जो यूथ का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, सारे लोग 64% के आसपास है। 60% प्लस आर बिलो 35 बिलो 35 है। तो आप हज़ारों यूथ के बीच में रहते हो और यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपको पता होंगी, तो मेजर क्या प्रॉब्लम्स यूथ आजकल फेस कर रहा है और उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है यूथ एट सम स्टेज, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम डॉक्टरी करें कि इंजीनियरिंग करें कि MBA करें कि अपना खुद का स्टार्टअप चालू करें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द गवर्नमेंट स्टार्ट सम मेंटरशिप प्रोग्राम, और institutions like us, we have already started some mentor-mentee program where they have dependable mentors who tell them कि this is who you are, this is what you can do, और these are your options। क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कट डाउन करना पड़ेगा किसी एक चीज़ पे जो हम एक्चुअली करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, करेक्ट है। हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे या चलाओगे तो आपको, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन द टेक्निकल इंडस्ट्री, तो आपको एक बंदा चाहिए फॉर प्रोग्रामिंग, आपको एक बंदा चाहिए फॉर प्रमोशंस, फॉर मार्केटिंग, फॉर सेल्स, फॉर कम्युनिकेशंस, फॉर क्लाइंट रिलेशंस। तो ये सारे लोग कहाँ से आएंगे? मैनेजमेंट, लीडरशिप, हायरिंग क्वालिटीज, Very- कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। You need people. So in India they say the pyramid is now reversed. हाँ, So usually what an employing what a employability pyramid is, उसमें जो highest skilled लोग हैं
उनकी सबसे कम आवश्यकता होती है, दे आर एट द टॉप। और जो लोएस्ट स्किल लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, दे आर एट द बॉटम। तो इस तरह से एक पिरामिड बनता है। करेक्ट। ना इंडिया में उल्टा हो गया है, ऊपर इंडिया में इंजीनियर्स ज़्यादा हैं, सही। टेक्नीशियंस कम हैं। एंड दिस इज़ अ बिग इशू इन आवर कंट्री विच वी आर फेसिंग। एंड आई थिंक कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्रोफेशनल एजुकेशन के कॉलेजेस की हमारे देश में उतनी ज़रूरत नहीं है जितने स्किल सेंटर्स की ज़रूरत है, जिसमें 3 महीने 6 महीने के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराएं। रेडिली अवेलेबल जॉब्स हैं। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, हमको वीडियो एडिटर नहीं मिल रहा, हम महीनों से ढूंढ रहे हैं। एडिटर्स बिल्कुल नहीं मिलते। हम तो चलो भोपाल में बैठे हमको नहीं मिल रहा, समझ आ रहा है। आप दिल्ली में बैठे हो, आपको दिल्ली में नहीं मिल रहा। ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिल रहा, जबकि ये 2-2 3-3 महीने के कोर्सेज हैं। कोई भी कर सकता है, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी हो तो दे कैन वेरी इजीली लर्न एंड दे कैन वेरी इजीली एंड दे आर लाइक पेड हैंडसमली। ऐसा भी दे आर नहीं पेड है कि हैंडसमली मोर देन एन इंजीनियर। बिल्कुल। एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो है वो 2 लाख CTC है, बताओ, कुछ भी नहीं है। विच इज़ नथिंग। वो अलग बात है कि टॉप के जो 10-15 लोग हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ तक का पैकेज भी ले आते हैं। लेकिन वो टॉप के है ना, फिर वो आप मतलब उससे कंपेयर करोगे तो 0.00001% 5% मान लो, 95% लोग तो जो हैं वो कम पैकेजेस में काम कर रहे हैं। 15, 16, 18, 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। एंड अ वीडियो एडिटर गेट्स एटलीस्ट 50,000 रुपीज़ एट एनी प्लेस, कम से कम। बिल्कुल, अच्छे हो तो 75-80 भी कमा लो। 12वीं पास भी हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द राइट स्किल्स टू द यूथ, टेल देम द स्कोप। और जो ये भेड़चाल चल रहे हैं सब लोग कि मेरे घर में भैया इंजीनियर हैं, या मेरा पड़ोसी इंजीनियर है, या मेरे मोहल्ले का जो सबसे बढ़िया आदमी था वो इंजीनियर है, तो मैं भी बनूंगा और इंजीनियर बनने में ही फ़ायदा है। और जो एक पेरेंट्स ने एक ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड अपना के रखा है कि बच्चा जो है वो मैथ्स साइंस ही ले, इंजीनियरिंग ही बने, या फिर मैथ्स बायो ही ले और डॉक्टर ही बने। दे विल हैव टू गिव अ फ्री हैंड टू देयर किड्स कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ को करने में है और वो क्या परस्यू करना चाहते। नहीं तो दे एंड अप डूइंग थिंग्स विच दे कांट रिलेट टू, और वो सब मिड लाइफ क्राइसिस होता है, डिप्रेशन में जाते हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। तो भले ही आप छोटा काम करो पर मन का काम करो, बहुत ज़रूरी। जो सर्कल होता है एक इंसान का, वो कितना मैटर करता है उसको शेप करने में? बहुत मैटर करता है। जैसे डेफिनेटली आप यार देखो, माँ बाप तो अपने बच्चों को, सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, अच्छी परवरिश ही करते हैं, अच्छे से अपने कल्चर से, अपने सोसाइटल नॉर्म से इंट्रोड्यूस कराते हैं। पर एक ही माँ बाप के 3 बच्चे 4 बच्चे अगर हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो सब पोल्स अपार्ट होते हैं। हाँ, दे आर नेवर सिमिलर। Why? Because of the external factor. Which external factor? That is the circle. Right from your kindergarten, when you are exposed to your first set of friends, to across your life, you are exposed to a certain group of friends all the time, and that circle makes a lot of difference. अभी मेरे आपके जैसे दोस्त होंगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होऊंगा, मैं भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होऊंगा, मुझे भी लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता रहेगा, मुझे मालूम रहेगा कि मेरे को यूथ क्या चाहता है, और हमारे डिस्कशंस एक अलग तरीके के होंगे। वहीं मेरी दोस्ती किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो दिन भर दारू के बारे में सोच रहा है, नशे के बारे में सोच रहा है, शाम कब हो जाए, बस शाम कब हो जाए, शाम के इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में बियर पी रहे हैं। तो मेरी भी प्रायोरिटी बदल जाएगी, और एट सम पॉइंट इट विल अफेक्ट मी, क्योंकि हमारा सबका डाउन पॉइंट होता ही है, और उस समय हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं और कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, हम सोच भी नहीं सकते थे। तो दैट इज़ व्हेन योर सपोर्ट सिस्टम, योर फ्रेंड्स, योर सर्कल, इट मैटर्स। अब एक इंसान बर्बाद हो चुका है, ये थोड़ा सा मैं डीप जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ना अपने 5 साल पहले वाला जो आशुतोष था, हु वांटेड टू ग्रो, सर्कल खराब ही था। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी थी और मोतीलाल नेहरू कॉलेज, तो सर्कल ऑलमोस्ट वैसा ही था कि हाँ मजे करो, घूमो फिरो, ऐश करो। उससे पहले स्कूल में तो और भी बुरा सर्कल था कि भाई किसी से लड़ाई हो गई तो एक कॉल पीछे बंदे मारो ठीक है। उस टाइम पे ना जब बदलना होता है एक इंसान को, एक इंसान वांट्स टू चेंज, और वो अच्छे लोगों के सर्कल में जाना चाहता है, तो अच्छे लोग तो एंट्री देंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या अच्छे लोग क्या लुक आफ्टर करते हैं कि एक इंसान को
अपने सर्कल में एक डर भी होता है कि यार मैं इस जगह पे लाई करता हूँ और मुझे इस तरह के लोगों से बात करनी है, इस तरह के लोगों को अपने बहुत network में स्ट्रेस नहीं लेके लेना आना है। आप अच्छा करोगे तो अच्छी जगह पहुंचोगे। अगर आपने तय कर लिया है, आपने आपका सर्कल स्कूल में भी खराब था, ऐसा आप कह रहे हो, हाँ आपका DU में भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में सर्कल खराब था, पर आज आप अच्छी जगह पे हो। यू आर डूइंग वेल। यू आर नॉट जस्ट डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ, बट यू आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल टू डू वेल एज वेल। वाई सो? क्योंकि नॉट बिकॉज आपका सर्कल बेहतर हो गया और आपने एकदम से कुछ सीख लिया, इसलिए क्योंकि आपने खुद से ठाना कि आपको अब ये सब नहीं करना है, एंड यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, a better entrepreneur, a better son, a better brother, and a better lot of things, you know. And eventually, gradually, your circle also changes to people who are more ambitious, people who are more, ethical, people who are more reasonable. ये जवाब था मेरे उन सारे व्यूअर्स को, क्योंकि मैं कई बार अपने वीडियोस के अंदर ये बात सेम बोलता हूँ, तो उनके कमेंट आते हैं कि सर हमारे साथ ना कोई, मतलब मैं बिजनेस करना चाहता हूँ बट कोई ऐसा नहीं है जो बिजनेस करे। मैं बोलूँगा कि पार्टी करनी है तो पार्टी करने के लिए 5 बुलाऊंगा, 7 आ जाएंगे, वो 2 लेके आ जाएंगे, बट कोई बिजनेस करना नहीं चाहता। तो मैं कई बार ये चीज़ बोलता भी, और मैं आपके मुंह से ये निकलवाना चाहता था कि नथिंग विल चेंज अंटिल यू चेंज। Very true. जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपका सर्कल, आपके हालात, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपका परिवार का व्यू पॉइंट आपको लेके नहीं बदलेगा। तो कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ जो होती है वहाँ पे भी, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी, फैमिलीज़ के अंदर भी, हर जगह पॉलिटिक्स तो ज़रूर होती है, बहुत भयंकर होती है। बहुत भयंकर होती है। तो पॉलिटिक्स हमें सीख लेनी चाहिए या फिर हमें इग्नोर करना चाहिए? चाणक्य नीति वगैरह पढ़ लें? देखिए, डिफेंस करने के लिए तो सीखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल ऑफेंस करें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को राजनीति में उलझा के और उसकी जीवन खराब कर दें, पर अपना जीवन खराब ना हो, डिफेंड योरसेल्फ। और डिफेंड करने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट तो बनना पड़ेगा, और स्ट्रीट स्मार्ट तभी बनेंगे जब थोड़ी राजनीति सीखेंगे। हाँ, तो आपने कैसे कैसे सीखी? कुछ ऐसा इंसिडेंट बताओ ना एकदम। आदमी 2 तरीके से सीखता है, या तो कोई मेंटर हो उसका, हाँ जैसे मेरे केस में मेरे पिताजी थे, जी। तो कुछ तो उन्होंने सिखाई, और दूसरा तरीका होता है लात खा के। तो ठोकर लातें भी पड़ी, बहुत ठोकरें भी पड़ी, तो वैसे दोनों तरीकों से कुछ कुछ सीखा। कहीं ठोकरें खा के सीखा, कहीं पिताजी ने सिखा दिया। पर ये हमारी जिम्मेदारी है अश्योर करना कि अगर मेंटर आपका कुछ कह रहा है तो गलती आप ना करें। तो मेरे केस में मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पिताजी ने या माताजी ने या बड़ों ने या एक्सपीरियंस लोगों ने कुछ बताया है, जो ईमानदारी से बताते हैं, तो उन्होंने सही बताया है, और वो गलतियाँ मैं रिपीट करूँगा तो ये मूर्खता होगी। जो हमारा देश है वो अभी इस सिचुएशन पे है कि यहाँ पे अपोजिशन कोई बचा नहीं है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो क्या ये सही है पॉलिटिकल अप्रोच से कि एकदम डेमोक्रेसी जो है उसके लिए डेंजरस है? डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है, पर देखिए क्या है ना, दिस इज़ अ कंट्री वेयर पीपल आर द ओनर्स ऑफ द कंट्री। दिस इज़ अ कंट्री वेयर कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्यूरोक्रेसी, द गवर्नमेंट, दिस इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड ऑफ द पीपल। नाउ थिंग इज़ कि अगर ऑपोजिशन नहीं है तो वो इसलिए नहीं है कि आपके और मेरे जैसे यंग लोग पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते, ये सोच के कि गंदी जगह है, कीचड़ है, गंदगी है, और हमारे बड़े, हमारे मेंटर्स, हमारे गार्जियंस भी नहीं चाहते कि हम जाएं, बिल्कुल राजनीति में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा यंगस्टर्स से निवेदन है कि वो इसको भी एक स्टार्टअप के रूप में देखें, पॉलिटिक्स में जाएं, और वैसी पॉलिटिक्स नहीं कि आज भैया से मिले, कल भाई साहब को नमस्कार किया, परसों भाई साहब ने जो है मेरे को फूल दिया, ये ऐसी वाली पॉलिटिक्स नहीं करनी। सेंसिबल पॉलिटिक्स करनी है, पढ़ी लिखी पॉलिटिक्स करनी है, इंटेलेक्चुअल पॉलिटिक्स करनी है। लोगों की समस्याओं को समझना है और उन समस्याओं को समझ के उनके लिए सोल्यूशन ढूंढना है। आप एज एन एंटरप्रेन्योर क्या करते हो? आप यही तो करते हो। यही तो करते हैं, बिल्कुल सही है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हो एंड देन यू ब्रिंग अप अ सॉल्यूशन, मेक एन SOP. That is what has to be done by a politician as well. If politicians start thinking like an entrepreneur, and if there are good, reasonable, sensible people who come and join politics, especially young people, तो कंपटीशन तो हो गई, डेमोक्रेसी है, लोग वोट तो देंगे, और अगर उनके मन की बात करोगे, अगर उनकी समझ की बात करोगे, उनकी अच्छे की बात करोगे, तो आपके लिए भी वोट देंगे। हमारे देश की जनता बड़ी जनरस है, बिल्कुल बड़ी, मतलब हमारे यहाँ के आम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ये देश का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ पे सबको मौका मिलता है।
यहाँ पे आदमी, मेरे पिताजी जब भोपाल आए थे ना तो ट्रक में बैठ के आए थे, ओह, और लोगों ने और ईश्वर ने बहुत प्यार दिया उनको, बहुत मौका दिया, और अब थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। और जब वो जा रहे थे, कोविड का समय था, घोर कोविड था, और मुझे भी याद है कि यहाँ पे जब हमने उनकी लास्ट राइट्स किए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। तो आपकी एंट्री कैसे भी हो, विदाई अच्छी होनी चाहिए। इवेंचुअली दैट इज़ व्हाट मैटर्स, दैट इज़ हु यू आर। कितने लोग आपको आपके जाने के बाद याद करते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपने जीवन में क्या अचीव किया। तो अबाउट पॉलिटिक्स, डेफिनेटली आई थिंक राइट नाउ कोई कंपटीशन नहीं दिखता, और ये डेमोक्रेसी के लिए बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपटीशन मेरिट बेस्ड है, और जिस उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इस हिसाब वजह से नहीं देता। करंट गवर्नमेंट और करंट लीडर्स हमारे काम कर रहे हैं, कंपटीशन उनके सामने टिक भी नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अभी मैं एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, अभी दुबई गए थे हम, वहाँ पे हर इंसान खुश है, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो किसी शॉप टैक्स नहीं लेता ना। हाँ, मतलब टैक्स भी नहीं लेता, बट एक चीज़ ये भी है ना कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है, आप एक ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दो तो उसी पे सीधा आपको 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए का, मतलब यहाँ के रेट के हिसाब से जुर्माना आएगा, फाइन आएगा, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, कितनी बड़ी पार्टी हो आप। तो आपको नहीं लगता यहाँ के रूलर्स अगर थोड़े, यहाँ की गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए? यूएई का जो एटीट्यूड है वो बहुत अलग है। इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, यूएई इज़ अ मोनार्की। वहाँ पे एक राजा है, राजा की एक प्रजा है, प्रजा फिक्स है, सालों से उस प्रजा में एडिशंस नहीं हुए हैं। बहुत सारे इंडियंस या बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि अपना पूरा जीवन दुबई में बिठाते हैं, यूएई में बिताते हैं, वो उसके बाद भी सिटीजन नहीं बनते। परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, पर यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ दुबई और यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ यूएई। यू कैन ऑलवेज बी एन एक्सपैट देयर। तो वहाँ पे जब आप कहीं पे मेहमान की तरह जाते हो ना, मैं आपके घर में मेहमान की तरह आया हूँ, तो आप डर के ही रहोगे। तो मैं थोड़ा सा डर के नहीं, पर एक संयमित व्यवहार करूँगा, और मैं थोड़ा सोच समझ के चलूँगा। मैं घर में शायद थोड़ा सा और फ्री होके जो चीज़ें करता हूँ आपके यहाँ पे नहीं आके करूँगा। एंड सिमिलरली दीज पीपल हु आर एक्सपर्ट्स एंड हु आर लाइफ लॉन्ग गेस्ट, जो जीवन भर के मेहमान हैं दुबई के, तो वो मेहमानों वाला व्यवहार ही करते हैं, एंड दे एक्सेप्ट वट एवर इज़ बीन सेंड, क्योंकि मेजबानी तो दुबई कर रहा है। वेयर इज़ इन इंडिया पीपल ओन द कंट्री, देयर इज़ अ सेंस ऑफ ओनरशिप विच इज़ नॉट देयर इन दुबई और एनीवेयर एल्स। और यहाँ पे हर आदमी वो करता है जो उसको अपने घर पे करना चाहिए। तो समस्या ये नहीं है कि वहाँ पे क्यों इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, यहाँ पे वही आदमी यहाँ पे कुछ और करता है, वहाँ जाके कुछ और करता है। समस्या ये है कि हम शायद उनको सही तरीके से एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं, या सही तरह से अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको केवल अपने उसके हिसाब से उसकी ओनरशिप केवल उस 40 बाय 60 के प्लॉट की है जिसमें उसने घर बनाया हुआ। हाँ। उसके सामने की जो सड़क है वहाँ पे वो कचरा फेंक सकता है क्योंकि वो उसकी नहीं है। उसको ये रियलाइज़ करना होगा कि वो सड़क भी उसकी है। उसको ये रियलाइज़ करना होगा कि वो जो सुबह सुबह गाड़ी वाला कचरा लेने आता है वो भी उसी का आदमी है, वो भी उसी समाज से आता है जिससे वो आ रहा है। एंड एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया survival has become such a big issue that we have stopped, realizing that we have to coexist. अगर आप खुश रहोगे तो मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगा तो बाकी सब लोग खुश रहेंगे और समाज खुश रहेगा। आपको क्या लगता है अगले 10 साल में हमारे देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगी? मेरे को लगता है 2037 तक हमारी 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 35 ट्रिलियन? हाँ जी, 35 ट्रिलियन, 3.5 है शायद अभी। 35 ट्रिलियन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। कैसे बनेगी? ये तो सीधा 10 गुना का जंप है। इंडिया इज ग्रोइंग, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग इन इंडिया। दूसरी बात यह है कि चाइना का बहुत सारा धंधा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि चाइना इज बिकम अ ओल्डर कंट्री नाउ। लेबर, स्किल्ड लेबर इज़ वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया, और जो काम चाइना को दिया जाता था या ताइवान में जाता था या दूसरे इस तरह के कंट्रीज़ में जाता था, इट्स नॉट कमिंग टू इंडिया। आईफोन्स वगैरह आप देखते हैं इंडिया में ही बनने लगे हैं, तो मतलब तो लोकली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंक्रीज्ड। और दूसरी बात यह है कि इंडिया हैज़ बिकम अ ब्रांड। इन द पास्ट 9 years आई हैव बीन टू यूरोप, आई हैव बीन टू द US, और वहाँ पे जब लोगों से बात करता हूँ तो वो अपने देश की बात करके इतने एक्साइटेड नहीं होते जितनी इंडिया की बात करके एक्साइटेड होते।
तो ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनली हमारी बहुत बढ़ गई है. People are very excited about, and especially people who are investors, they are very excited about coming to India and investing in India. उनको सपने जो दिखाए हैं हमारी सरकार ने वो बहुत खूबसूरत दिखाए. और ट्रस्ट मी, ये कोई इम्प्रैक्टिकल सपने नहीं हैं. दिस इज़ अ कंट्री ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल हमारे देश को हमारे देश में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो ड्रेन आउट हो जाता है. बाहर चला आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO, गूगल का CEO, एवरीबडी इज इंडियन. All the big shots who are running. Prime Minister of UK is Indian. Prime Minister of UK is Indian. Indian is contesting for president elections in the USA. Wow. And is having a great chance as well. So this is what India is. India is getting its glory back. Absolutely. It's rich in culture. It's rich, very rich in culture. 600 साल जिस देश में विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए और उस पर 200 साल से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने राज किया, ऐसे देश में भी आज हम हिंदू हैं. बचा लिया हमने. आज हमारे घर के सामने तुलसी का कोट लगा हुआ है. आज हम सूर्य को अर्घ चढ़ा रहे हैं, जिसमें 600 साल के विदेशी आक्रांता हमारे मंदिर तोड़कर भी हमें इस रियलिटी को नहीं बदल पाए. दिस इज़ वॉट आवर कल्चर इज़. क्योंकि ये हम में बसता है. हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में किताबें नहीं होती थी. मौखिक ज्ञान गुरु देता था, शिष्य मौखिक ज्ञान प्राप्त करता था, सो ऑन सो फोर्थ. इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी लाइब्रेरियाँ जला दो, कितने मंदिर जला दो, कितने तक्षशिला जला दो, कितने नालंदा जला दो. हमारे पास जब तक गुरु है और जब तक सीखने वाला शिष्य है तब तक ये देश भी चलता रहेगा और इस देश की संस्कृति भी चलती रहेगी. It was a very rich podcast, I think. बहुत कुछ नया जानने को मिला है और मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं बट इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. कोई मैसेज इंडियन यूथ के लिए, हमारी टीम के लिए? कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई डिजिटल प्रिनर को बहुत बधाइयाँ, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ. अभी अभी आपने 1 मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब पे पूरे किए हैं, उसके लिए बहुत बधाई. आई एम श्योर पीपल आर लविंग यू. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय exposing them to so much of good content and so much of good information. It's just on to your viewers now to process this information and use it wisely. तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हमको जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करें और बड़े वाइजली इसको अपनी सक्सेस स्टोरी के लिए इस्तेमाल करें. एंड अगर आपके कुछ सवाल होते हैं तो मैं दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कॉल हिम, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो भी ऐसे सही क्वेश्चंस लगेंगे हमें, हम ज़रूर आपके नाम के साथ इनसे पूछेंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. Thank you so much. फॉर बीइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. Thank you, bye. Thank you.